Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, we already completed our curriculum. जितना आपके curriculum में दिया था related to the tax वो हमने cover कर लिया था. However, GST में एक छोटा सा portion मैंने purposefully छोड़ दिया था because generally वो self study के लिए छोड़ दिया जाता है. That portion is related to the exemption notification issued by the government related to the services. जो services government ने exempt कर रखी है उससे related हमें बात करनी थी यहाँ. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट पार्ट ओनली. उसके जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के जो लीगल प्रोविजंस हुआ करते थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. आज जो हमें कवर करना है दैट इज गवर्नमेंट ने वो पावर को यूज करते हुए जो सर्विसेज एग्जम्प्ट की है, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए चैप्टर थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे. बेसिकली हमारा जो चैप्टर था डेट इज एग्जम्पशन नोटिफिकेशन अंडर जीएसटी, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 105 में दिया हुआ है. क्लियर है. इस चैप्टर में हमने जो मेनली प्रोविजन देखा था, दो प्रोविजंस थे. एक था सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और दूसरा था सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. ठीक है, बेसिकली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. वन इज अ जनरल, अनदर वन इज अ एडहॉक, दैट इज अ स्पेशल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. दोनों ही एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, चाहे जनरल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हो या एडहॉक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हो, बोथ नोटिफिकेशन शुड बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी, दैट इज जीएसटी काउंसिल, एंड दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यदि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन पिक्चर में आएगा क्या? नहीं आएगा. हाउएवर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस भी था, और जो डिफरेंस था वो क्या था? डिफरेंस जो बोला गया था, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द, आपको बोला गया था कि जनरल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, वेयर एज ad hoc exemption notification, that is a special exemption notification issued by the central government through a special order. Is it clear? दोनों में कुछ और बातें भी हमने पढ़ रखी थी कि जनरल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो एग्जम्प्ट करेगा वो गुड्स और सर्विसेज को एग्जम्प्ट करेगा, इधर होली और पार्टली. होली और पार्टली का मतलब था या तो 100% या फिर पार्टली. एट द सेम टाइम हमने पढ़ा था ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल. एब्सोल्यूट का मतलब क्या? विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के आपको एग्जम्पशन दे दिया गया, या फिर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर एग्जम्पशन आपको अलॉट किया गया. अब यदि मैं स्पेशल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की बात करूं तो उसमें हमें क्या बोला गया था? गवर्नमेंट कैन इशू अ स्पेशल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ऑन एड हॉक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल सर्कमटेंसेस. मतलब यहाँ पे सर्कमटेंसेस को देखा जाएगा और उस बेसिस पर एडहॉक मतलब क्या? केस टू केस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा वेदर वी नीड टू अलॉट एग्जम्पशन और नॉट. क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हमने 11.1 11.2 के प्रोविजन पढ़ने के बाद हमने 11.3 पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट द वैलिडिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन. सर ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है? बेसिकली मैंने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर दिया. हाउएवर आफ्टर इशूइंग अ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हमें लगा कि अरे वर्डिंग ड्राफ्टिंग में कुछ एम्बिग्यूटी रह गई, जिसका मिसयूज, जिसके कारण एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का मिसयूज हो रहा है, या फिर उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के स्कोप को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, एप्लीकेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, इंक्रीज करना है, तो उस पर्पस के लिए वी कैन इशू अ एक्सप्लेनेशन. वी मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू अ एक्सप्लेनेशन. अब ये एक्सप्लेनेशन की वैलिडिटी क्या होगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सप्लेनेशन आपने इंसर्ट कब किया. इफ दैट एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इशू, then that explanation having a retrospective effect, meaning thereby we will assume that explanation is in existence right from the beginning, that is at the time of original issue of exemption notification. However, यदि explanation insert किया गया है आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा. प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जिस दिन एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया उसी दिन से वो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा. इज इट क्लियर? और लास्ट पार्ट जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी नेचर का होगा
या फिर ऑप्शनल नेचर का होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन जो है वो एब्सोल्यूट है या कंडीशनल है। यदि कोई भी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एब्सोल्यूटली आपको दी है तो वो मैंडेटरी नेचर का है। मैंडेटरी नेचर का मतलब क्या है? सप्लायर shall adopt that exemption notification। मतलब क्या कि आपको मानना ही पड़ेगा exemption notification, you cannot ignore it। ठीक है, बात समझ में आई। However, यदि कोई exemption notification जो है वो कंडीशनल है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ऑप्शनल नेचर का है। ऑप्शनल नेचर मतलब इट्स अप टू सप्लायर अडॉप्ट करना है या नहीं करना। अडॉप्ट करना या नहीं करना ये सप्लायर के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, अब यदि यहाँ तक की बातें क्लियर होगी तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 एज वेल एज सेक्शन 6 से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी काउंसिल बहुत सारे गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया है। ठीक है, हाउएवर गुड्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है उसे हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाउएवर जो सर्विस से रिलेटेड एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं वो सारे के सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे के सारे हमारे कैरिकुलम का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सर्विसेज के एग्जाम्पशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है वो किसे पढ़ना है? सीए इंटर वालों को, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के सिलेबस में ये नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा सर, ये जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देती है इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब क्या, आप पूछना क्या चाहते हो सर? मतलब किस बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है? वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम चेक करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या एग्जम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा और गाइडलाइन दे देता हूँ। गवर्नमेंट ये चेक करती है कि पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सर्विस की जो सप्लाई है वो कॉमन पब्लिक के लिए नेसेसिटी है या लग्जरी है, मतलब चाहत है या जरूरत है। यदि वो जरूरत है, वो नेसेसिटी है, तो इन जनरल गवर्नमेंट उसके ऊपर से जीएसटी को एग्जम्प्ट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, जैसे दैट इज मिल्क हो गया। बात समझ में आई? बट यदि वो लग्जरी है मतलब चाहत है तो गवर्नमेंट उसे एग्जम्प्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करती है। लॉजिकल है, बात समझ में है ना? जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो एकदम क्लियर है कि गवर्नमेंट ये चेक करती है क्या वो पर्टिकुलर गुड्स, क्या वो पर्टिकुलर सर्विस नेसेसिटी है जनरल पब्लिक की, कॉमन पब्लिक की, या फिर वो बोलो लग्जरी है, चाहत है या जरूरत है। यदि जरूरत है, नेसेसिटी है, तो गवर्नमेंट इन जनरल उसके ऊपर से जीएसटी एग्जम्प्ट कर देती है। हाउएवर यदि वो लग्जरी है मतलब नेसेसिटी के दायरे से बाहर है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर देती है। एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये है। इसलिए जब भी हम जैसे जैसे सर्विसेज पढ़ेंगे ना तो वन बाय वन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया क्या है। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि समझ में आ गया तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको जो गुड्स गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किए हैं दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट किए गए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए यदि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आटा, मैदा, बेसन, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, एग हो गया, लस्सी हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, दिस ऑल आर अवे फ्रॉम द जीएसटी, दैट इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। ठीक है, बट सर्विसेज हमें सारी की सारी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ऐसी कितनी सर्विसेज है जो हमें पढ़नी पड़ेगी? मोर और लेस 80 सर्विसेज, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 80 सर्विसेज है जो हमें पढ़नी पड़ेगी जिसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। क्या याद रखना जरूरी है? हाँ जी, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्लियर है सर? ये गवर्नमेंट ने जो एग्जम्पशन दिया है सर्विसेज के लिए, क्या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू किया है? हाँ, जैसा हमने 11(1) में पढ़ा था ना कि जनरल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन issued on the recommendation of the GSTC in public interest by the central government by issuing a notification in official gazette। तो क्या कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है? आंसर इज यस। और जो नोटिफिकेशन है उसका नंबर हम याद रखेंगे, दैट नोटिफिकेशन इज 12/2017, 12/2017 या फिर 9/2017।
आपको एंट्री नंबर याद नहीं रखना, वापस से मैं बोल दे रहा हूँ, बट ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का नंबर याद रखिएगा, एकदम सिंपल है, बार बार मैं रिपीटेशन भी दूंगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। 12/2017 या 9/2017, 9/2017 और 12/2017, ठीक है। बेसिकली ये सर्विसेज को आपको प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने क्या किया है, जितनी भी एंट्रीज है जो डेट इज क्लासिफिकेशन उसका कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जितने भी एग्जाम्पशंस दिए हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर प्लेस पर मैंने आपकी बुक में दे दिया है, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना वो भी हमें एग्रीगेट क्वेश्चन आएगा, वो एंट्री वाइज नहीं पूछेगा, वो एग्रीगेट पूछेगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे भी क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट रेडी रहना पड़ेगा, मुझे भी सारी की सारी बातें एट अ टाइम याद होनी चाहिए, तब जाके तो मैं आंसर दे पाऊंगा ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बात समझ में आ रही? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो पहला सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो गया, ऐसे सेक्टर वाइज मैंने इसे बांट दिया और उसी मैनर में हम पढ़ने वाले हैं। आज की डेट में जो सबसे पहला सेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। पहला जो सेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ सर, आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं? बेटा ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों का हो सकता है, एक तो हो गया गुड्स और दूसरे हो गया पैसेंजर। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात भी करेंगे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बातें भी करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आप मुझे बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन कितने मोड से हो सकता है? कितने मोड से हो सकता है मतलब कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके, दैट इज जल, थल और वायु। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब एकदम सिंपल सा है कि या तो आपका ट्रांसपोर्टेशन लैंड रूट से होगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाटर रूट से होगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एयर रूट से होगा। जल, थल और वायु, 3 ही मोड है। बात समझ में आ रही है? 3 ही मोड है, इसी मोड से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। यदि मैं लैंड की बात करूं तो लैंड में फिर हम 2 बातें कर सकते हैं, दैट इज ईदर थ्रू रोड और थ्रू रेलवे, इधर थ्रू रोड और थ्रू रेलवे। तो बेसिक आइडिया ये पूरी एंट्री का क्या है, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर हमने उठा रखा है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैंने सेग्रीगेट करने के लिए आपको सिंपल सिंपल जो बातें की है वो बोल दो। ट्रांसपोर्टेशन में हम किसका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे? सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सॉरी नॉट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। अब गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन जो हो सकता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? तो सर 3 मोड हो सकते हैं, वन इज द लैंड, सेकेंड वन इज द वाटर, वाटरवेज के थ्रू आपने ट्रांसपोर्टेशन किया, एंड थर्ड वन इज द एयर, ठीक है। यदि मैं लैंड में भी बात करूं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज अ रोड, अनदर वन इज अ रेलवे। ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया सो डेट वो एंट्री आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अच्छा, इससे पहले मैं एंट्री समझाऊं, ये जो एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री को मैंने क्लब कर दिया है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो वो एंट्री आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। यहाँ पे बेसिकली जो एंट्री कवर हो रही है 18, 19, 20, 21, 22, ये सारी एंट्रीज को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार जस्ट इसको रीड करिए, आफ्टर दैट वी विल कम टू द मेन दैट इज डिस्कशन, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या बोल रही है? सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, साथ साथ में पढ़ो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। कहने का मतलब क्या है? सामान के साथ या सामान के बिना, दैट इज लगेज साथ में हो भी सकता है और लगेज साथ में नहीं भी हो सकता, ठीक है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग, दैट इज सामान के साथ, उल्टा सीधा मत सोचो, यहां पे ध्यान दो, सामान के साथ या सामान के बिना, बाय रेलवे इन क्लास अदर देन। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये बताओ सर? हम एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब यहां पर जो बातें दी गई है उसे गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया, क्लियर है। अब यदि इसका कुछ एक्सक्लूजन होगा, एग्जम्प्ट का यदि कुछ एक्सक्लूजन होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इंक्लूजन, दैट इज माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ, अदर देन बोला ना, अदर देन क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? यदि रेलवे से आप सर्विस दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं तो वो सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है,
हमने कहा हाँ जी वेरी गुड। हाउएवर यहाँ पर क्या बोला गया, अदर देन, फोकस करो, अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी दैट इज एन एयर कंडीशन कोच दैट इज एसी कोच। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगा, लायबल, यू नीड टू पे जीएसटी। दैट इज द रीजन जब हम एसी क्लास में टिकट्स बुक करते हैं रेलवे में तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है क्या, हाँ लगता है। और यही रीजन है कि आपके आईआरसीटीसी का पोर्टल और जितने भी पोर्टल से टिकट बुक होती है उन सब ने अपना पोर्टल चेंज करके रखा हुआ है। जब भी आप एसी वाली टिकट्स बुक करते हैं या फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करते हैं तो आप सबसे पहले पूछता है वेदर यू वांट टू टेक अ बेनिफिट ऑफ जीएसटी आईटीसी, इफ यस देन यू शुड प्रोवाइड जीएसटी नंबर, आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। याद है आपको, ऐसा कुछ होता है कि यदि आप रजिस्टर फॉर एग्जांपल जो जर्नी आप परफॉर्म कर रहे हो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड है, आप ऑडिट करने के लिए जर्नी परफॉर्म कर रहे हो, तो जो जीएसटी आप पे कर रहे हो क्या उसका आईटीसी आपको मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो जीएसटी डिटेल्स वो आपसे इस पर्पस के लिए मांगता है सो दैट ही कैन इशू ए इनवॉइस और उस नंबर से दैट इज जीएसटीआर1 में वो डेटा दे सके आपके लिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार बस रीड कर लो, यहाँ से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अलग तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि हमें एक ही बार में सारी एंट्री याद हो जाए। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इन्होंने कहा मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे, मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे, इन सब से यदि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं तो ऑल आर गोइंग टू बी एग्जाम। मेट्रो तो पता ही है आपको, यस नागपुर में भी मेट्रो। मोनोरेल मतलब क्या, रिसेंटली मतलब ऑलमोस्ट अब तो 1-2 साल हो गए, कोंकण वाले जो एरिया में रिलायंस ने बीओटी मॉडल में मोनोरेल स्टार्ट किया था। बीओटी मॉडल मतलब बिल्ट एंड ऑपरेट मॉडल। ठीक है, मोनोरेल में क्या होता है, जैसे जनरली जितनी भी ट्रेन होती है उसमें टू रेल दैट इज जो पटरियां बोलते हैं या ट्रैक जो बोलते हैं वो 2 रेल के ट्रैक होते हैं। मोनोरेल में सिंगल, मोनो मतलब सिंगल रेल, इस तरीके से कुछ चलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रामवे। ट्रामवे आपने यदि गुरु मूवी देखी या कहानी मूवी देखी होगी या आप कभी कैलकाटा देखे होंगे तो कैलकाटा गए होंगे तो कैलकाटा में आपने देखा होगा कि रोड के बीच में से पर्टिकुलर बस या आप ट्रेन, बस कम ट्रेन जैसा भी आप बोलना चाहें वो निकलती है, उसको बोला जाता है ट्रामवे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे सारे के सारे क्या है, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है बात देखेंगे। ठीक है, किस बारे में बात की गई इन्होंने, इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज मतलब क्या, इनसाइड इंडिया, विद इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो वाटरवेज है, जो रिवर्स है, उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसकी बातें की जा रही है। क्लियर है, इनलैंड वाटरवेज मतलब यदि आपको ड्रॉ करके बताऊं तो सपोज ये आपका इंडिया है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको बोला जाता है इनलैंड वाटरवेज, इनसाइड इंडिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ही इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री, इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कोस्टल वाटरवेज। चलो और आगे बढ़ते हैं। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा मतलब इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मीटर्ड कैब, इन सबको भी हमने एग्जाम कर दिया। सर ओला में तो हम जीएसटी पे करते हैं, बात करेंगे, अभी तो बस मैं रीड कर रहा हूँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर इम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग। इम्बार्किंग मतलब ओरिजिन, दैट इज जो आपकी जर्नी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही, इम्बार्किंग। और टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ये डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, embarking from or terminating in an airport located in a state of अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और बगडोगरा लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल। बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि बैकवर्ड है। ठीक है, तो उसको वहां पर दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के लिए, साथ में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमने जो एयर ट्रांसपोर्ट है पैसेंजर का उसके ऊपर से जीएसटी एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो क्या बोला गया कि यदि किसी भी फ्लाइट का ओरिजिन या डेस्टिनेशन वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल, देखो बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो इन्होंने पूरे के पूरे कवर किए हैं, बट वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा कवर किया है क्या, नहीं, वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही प्लेस कवर किया है, दैट इज नथिंग बट द बगडोगरा। बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे, बस याद रखना बगडोगरा। ठीक है, बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल और
वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, दैट इज मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, आगे क्या बोला, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी, मतलब अदर देन रेडियो टैक्सी मतलब रेडियो टैक्सी के ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। वेरी गुड। आगे क्या बोला, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द टूरिज्म पर्पस, करेंगे बट यू नीड नॉट टू वरी। स्टेज कैरेज अदर देन एसी, मतलब नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में क्या डिफरेंस है। देखो आपने दो टाइप की बसेस देखी होगी, ठीक है, एक होती है लाल डब्बा, लाल डब्बा मतलब एसटी बसेस जो है, जो स्टेट की बसेस होती है। जनरली वो बसेस में क्या होता है, वो स्टेज कैरीज, मतलब क्या, सपोज वो नागपुर से उसे डेट इज पुणे तक जाना है, तो बीच में मल्टीपल स्टेशन आएंगे, बस स्टैंड आएंगे, और हर एक बस स्टैंड में वो पर्टिकुलर जो बसेस होती है वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या, पैसेंजर को पिक करते हैं, पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, मल्टीपल बस स्टैंड्स में वो रुकते 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 डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाएगी। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब क्या, नागपुर से सीधे पुणे तक चलेगी, बीच में यदि वो रुकेगी भी तो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पिक एंड ड्रॉप ऑफ द पैसेंजर बट फॉर द पर्पस ऑफ दैट इज रिफ्रेशमेंट और डिनर, व्हाटएवर इट मे बी। जैसे फॉर एग्जांपल खुराना हो गया, सैनी हो गया, ठीक है, वीआरएल हो गया, तो दिस ऑल आर अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इतनी बातें इन्होंने की है। हाँ, एक और एंट्री है जो यहाँ पे लिखी हुई है, आपने एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट सुना होगा, डेट इज उड़ान। उड़ान सुना है, उड़ान प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने, क्योंकि जनरली जो फ्लाइट्स थी, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि फ्लाइट्स कम डिस्टेंस के लिए भी रन होना स्टार्ट हो गई है, फ्लाइट्स के रेट्स कम हो चुके हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करने लग गए हैं। ये क्यों हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये फ्लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक उड़ान करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने आरसीएस मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च की थी, कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको हम प्रमोट करेंगे, उसमें एयर ट्रेवल को प्रमोट करेंगे। और अब एयर ट्रेवल को प्रमोट करना है तो हमने बोला उसके ऊपर का जीएसटी हम एग्जाम कर देते हैं। एग्जाम क्यों कर रहे हैं, ताकि बोलो बोलो बोलो, ताकि क्या हो सके, टिकट्स की कॉस्ट कम हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस फैसिलिटी को यूज़ कर सके। ठीक है, हाउएवर ये उन्होंने 3 साल के लिए एग्जाम करके रखा हुआ है, बट अभी भी ये एग्जामिशन चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। ठीक है, एक ब्रॉड मैनर में आपने सारी एंट्री पढ़ ली, अब मैं आपको इसे समझाना शुरू करता हूँ, एक एक करके बात करेंगे। हमारा मोड ऑफ लर्निंग एकदम सिंपल सा है, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 3 मोड से हो सकता है, जल, थल और वायु, दैट इज अ लैंड, एयर एंड वाटर। सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ना है, लैंड पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, एयर, कोई भी पढ़ो चलेगा। चलो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करें। चलो, बेसिकली थोड़ा बड़ा सा चार्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेट इज लैंड। लैंड को बेसिकली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वन इज अ रोड, अनदर वन इज अ रेलवे। लैंड के थ्रू जो थल में ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, या तो वो मोटर व्हीकल होंगे, दैट इज रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, या फिर वो रेलवे होगा। रेलवे की बातें हम थोड़ा सा रुक के करते हैं, पहले हम बातें कर लेते हैं रोड। बातों को आराम से समझते चलो। देखो, रोड में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा व्हीकल के थ्रू, उसे मैं 2 कैटेगरी में ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहा हूँ, वन इज अ स्मॉल व्हीकल, अनदर वन इज अ बिग व्हीकल। सर ऐसा तो एंट्री में कहीं नहीं लिखा था। अरे ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, सो डेट ये एंट्री हमें यहीं की यहीं याद हो जाए। ठीक है, पहला क्या, इधर स्मॉल व्हीकल होगा या फिर बिग व्हीकल। यदि स्मॉल व्हीकल की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या क्या बोल पाएंगे, चलो बोलो, क्या क्या बोला गया यहाँ पे। यहाँ पर बोला गया ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और मीटर कैब एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर है, बात समझ में? क्या क्या एग्जम्प्ट किया था सर, हमने एग्जम्प्ट किया था बिग व्हीकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ स्मॉल व्हीकल। स्मॉल व्हीकल मतलब जो कार के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऑटो रिक्शा हो गया, मीटर्ड कैब हो गया, और क्या बोला गया, ई रिक्शा, जो आजकल आप नए नए ई रिक्शा डेट इज लॉन्च हुए हैं, तो उसके बारे में बात की गई। गवर्नमेंट ने बोली हम उन तीनों पैटर्न को एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जाम किया गया, एक बार फटाफट बोल दो जरा। 3 चीजें हमने एग्जाम करके रखी है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और मीटर कैब। सर मीटर कैब एग्जाम है, इसका मतलब क्या रेडियो टैक्सी भी एग्जाम है? आंसर इज नो।
सर बट मीटर कैब और रेडियो टैक्सी तो एक ही होता है। नहीं 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 नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? देखो, मीटर्ड कैब और रेडियो टैक्सी में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मीटर्ड कैब में मीटर लगा होता है, डेट टू वो मीटर अप्रूव्ड होता है बाय द आरटीओ, ठीक है। जबकि रेडियो टैक्सी बोले तो ओला उबर, रेडियो टैक्सी जीपीएस बेसिस पे वर्क करती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बेसिस पे वर्क करती है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो बॉम्बे में वो काली पीली चलती है ना, वो मीटर्ड कैब है, और जो ओला उबर मेरू ये सब क्या है? रेडियो टैक्सी। तो गवर्नमेंट ने रेडियो टैक्सी को टैक्सेबल किया है क्या? हाँ जी। अच्छा, यदि आपको याद हो तो ओला उबर मेरू इन सब के केसेस में जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर या रिसीवर? दैट इज सप्लायर या रिसिपेंट? सर दोनों पे नहीं करेंगे। कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ओला उबर। याद आया क्या? सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर है? तो स्मॉल व्हीकल का पार्ट एकदम सिंपल सा है। सर जब भी हम ओला यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं, रेडियो टैक्सी यूज करते हैं तो जीएसटी पे करना पड़ता है। हाउएवर ऑटो रिक्शा में यदि हम बैठ रहे हैं या फिर हम कहाँ पर बैठे, ई रिक्शा में, मीटर कैब, तो उन सब सारे के सारे केसेस में कोई भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। क्लियर है? अब यदि मैं बिग व्हीकल में आऊँ तो बिग व्हीकल में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पार्ट इज स्टेज कैरेज, अनदर वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। पहले आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, थोड़ी देर पहले बताया था, वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टेज कैरेज मतलब क्या होता है? ऐसा पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, दैट इज मोटर व्हीकल जो कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, बट बीच बीच में पिक एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी पैसेंजर को प्रोवाइड करता है। जनरली यहाँ पर जो लाल डब्बा, डेट इज एसटी बसेस होती है, स्टेट की जो बसेस होती है वो आती है। वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल उनको नागपुर से वर्धा जाना है, तो नागपुर से वर्धा के बीच में जो भी छोटे छोटे बस स्टैंड आएंगे उसमें भी वो बसेस रुकेगी और पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बना के रखा हुआ है। पिक एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी पिक किया जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा, यहाँ से तो ड्रॉप होना ही होना है। बात समझ में आई? हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इसका ठीक अपोजिट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है दैट इज पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? जैसे यदि पुणे से बस चलना है नागपुर के लिए तो पुणे से डायरेक्टली नागपुर तक ही आएगी बसेस, ठीक है। बीच में यदि वो रुकती भी है तो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पिक एंड ड्रॉप ऑफ पैसेंजर, फॉर द पर्पस ऑफ इधर रिफ्रेशमेंट हो गया, डिनर हो गया, यदि आप वीआरएल हो गया, सैनी हो गया, पर्पल हो गया, इसमें यदि आपने कभी नागपुर से आप पुणे गए होंगे तो आपने देखा होगा बीच में वो डिनर के लिए रुकती है, बट पिक एंड ड्रॉप के लिए जनरली रुकती है क्या? नहीं। नागपुर से सारे पैसेंजर को पिक करके डायरेक्टली वो कहाँ जाती है? पुणे। क्लियर है ना? तो ऐसे बसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का एक और एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल पिकनिक के लिए बस बुक की तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और एग्जांपल क्या? मैरिज के लिए आपने बस बुक की तो वो भी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, चाहे स्टेज कैरेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, दोनों ही केसेस में यदि बसेस एसी बसेस है तो जीएसटी टैक्सेबल होगा। कोई एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैंने आपको कहा ना, चाहत है या जरूरत है। एसी बसेस में सफर कर रहे हो तो आपको जीएसटी भी सफर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बात समझ में आ रही है? तो यदि आप लग्जरी चाहते हो, एसी बसेस में सफर करना चाह रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाउएवर यदि नॉन एसी बस है तो उसमें आपको बातें कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बोला गया? स्टेज कैरेज में दो पार्ट कर दिया मैंने, नॉन एसी बस है या एसी बस है। नॉन एसी बस है तो जीएसटी एग्जम्प्ट, बट एसी बस है तो फिर जीएसटी क्या हो जाएगा? पेबल, लायबल टू जीएसटी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? गवर्नमेंट ने क्या एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। हाउएवर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पर भी एसी बस है तो लायबल टू जीएसटी, बट यदि नॉन एसी बस है देन वी नीड टू फर्दर चेक क्या उस नॉन एसी बस को आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया है या फिर टूरिज्म पर्पस के लिए यूज किया या अदर पर्पस के लिए यूज किया। तो यदि आपने उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया है तो फिर मैं उसे क्या कर दूंगा? एग्जम्प्ट, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। जैसे आप यदि बॉम्बे आपने गए होंगे तो बॉम्बे में लाल डब्बा चलती है, वो दो टाइप की है। एक लाल डब्बा वो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और दूसरी लाल डब्बा वो है जो टूरिज्म पर्पस के लिए, मुंबई दर्शन करवाती।
तो मुंबई दर्शन वालों की यदि आपने टिकट परचेस की है तो जीएसटी लग जाएगा, बट यदि आप नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो तो जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये रोड का ट्रांसपोर्टेशन हमने 100% कवर किया है। एक बार फटाफट रिवाइज करवा दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर रोड में हमने दो टाइप के व्हीकल देखे, वन इज अ स्मॉल एंड अदर वन इज अ, बोलो बोलो बोलो, वन इज अ स्मॉल एंड अदर वन इज अ बिग व्हीकल। स्मॉल व्हीकल में बात करें तो रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है, उसको छोड़ के मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा एग्जम्प्ट है। बिग व्हीकल की बात करें तो वी नीड टू चेक स्टेज कैरिज है या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है। स्टेज कैरिज हो या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो, दोनों ही केसेस में एसी लग्जरी टैक्सेबल, लाइबल टू जीएसटी। हाउएवर नॉन एसी बस है तो देखो जो स्टेज कैरिज है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बाय डिफॉल्ट चलती है, बात समझ में आई, इसलिए उसको उन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया, एग्जाम। बट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कैन बी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैन बी फॉर अदर पर्पस। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है तो एग्जाम, और यदि वो टूरिज्म पर्पस के लिए या अदर पर्पस के लिए तो फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो अब दूसरा पार्ट आ रहा है रेलवे का। बहुत ही आसान है रेलवे का पार्ट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेलवे में जो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बातें कर रहे हैं वो रेलवे क्या, स्पेशल रेलवे या जनरल? कहने का मतलब क्या है, जैसे मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया, ट्रामवे हो गया, इन सबको मैं स्पेशल रेलवे की कैटेगरी में रखता हूँ। जनरली हम जब रेलवे की बात करते हैं ना तो हमें से वो ट्रेन याद आती है, मेट्रो याद आता है क्या? नहीं आता। मोनोरेल याद आता है क्या? नहीं। तो मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे स्पेशल रेल है, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी ट्रेन है वो सारी की सारी मैंने क्या कर दी है, जनरल रेल। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो आंसर दीजिएगा मुझे। सर क्या आंसर देना है? गवर्नमेंट ने मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे को क्या एग्जाम किया है? यस, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, एग्जाम। हाउएवर जनरल रेल में यदि बात करूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आपने जो टिकट जनरल रेल की बुक की है एसी क्लास की बुक की है। एसी क्लास मतलब फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, या फर्स्ट क्लास नॉन एसी की बुक की है। हाँ ये क्या बात हो गई, फर्स्ट क्लास में भी नॉन एसी, मतलब क्या स्लीपर की बात करूँ? ना 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 ना, मैं जो बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास जनरली आप जो साउथ रेलवे है ना, साउथ रेलवे में देखेंगे तो अभी भी वो जो पुराने डेट इज बोगी चलती थी, कंपार्टमेंट चलते थे, वो अभी भी रन हो रहे हैं। उसमें क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, फर्स्ट टायर एसी, सेकंड टायर एसी, थर्ड टायर एसी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है फर्स्ट क्लास स्लीपर क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट एसी देखा है, कंपार्टमेंट बने होते हैं, नहीं देखा होगा तो मूवी में भी देखा होगा, कंपार्टमेंट बने होते हैं और वो कंपार्टमेंट डेट इज आपको प्रॉपर सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट दिए जाते हैं, 2 या 4 जैसे भी डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी, और 2 या 4 पैसेंजर्स के लिए कंपार्टमेंट, डोर प्रॉपरली होता है और साथ में एसी होता है। अब उस एसी को आप बाहर निकाल लीजिए, अब वो बन गया है फर्स्ट क्लास नॉन एसी कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट है बट एसी बस नहीं है, बाकी सारी फैसिलिटी वही है जो फर्स्ट क्लास एसी में रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यदि आप फर्स्ट क्लास बुक कर रहे हैं या फिर एसी क्लास बुक कर रहे हैं तो ये तो लग्जरी हो गई, लग्जरी है तो हम इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। बट एट द सेम टाइम यदि आप जनरल टिकट पे सफर कर रहे हैं, सब सही सुना आपने, ठीक है, जनरल टिकट यदि आपने परचेस की है या फिर आपने स्लीपर क्लास परचेस किया तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जीएसटी क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट। तो रेलवे का केस एकदम सिंपल है, स्पेशल रेल, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे एग्जाम्प्ट। एसी फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, एसी फर्स्ट क्लास मतलब एसी के सारे क्लासेस और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, स्लीपर और जनरल नॉट टैक्सेबल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा लैंड से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंटायरिटी में मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि यहाँ तक? अब मैं आ रहा हूँ वाटरवेज में। अब यदि मैं वाटरवेज की बात करूँ, तो वाटरवेज में 3 टाइप से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक होता है इनलैंड, दूसरा होता है कोस्टल और तीसरा होता है ओवरसीज वाटरवेज। सो तीनों में डिफरेंस क्या है? इनलैंड मतलब जमीन के अंदर नहीं भाई, इनलैंड मतलब इनसाइड इंडिया थ्रू अ रिवर वाटरवेज। कोस्टल वाटरवेज मतलब अगेन इनसाइड, आउटसाइड द लैंडमास ऑफ इंडिया बट इनसाइड द डेट इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो डेट इज चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, बेस्ट एग्जांपल इज चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर।
ठीक है। और ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया टू इनसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई। अब इनलैंड वाटरवेज मतलब इनसाइड इंडिया, ध्यान रखना क्या बोला हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है इसी टर्मिनोलॉजी में है, वो बोलेगा आपको इनसाइड इंडिया यदि हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन किया है तो बताइए जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट होगा। इनसाइड इंडिया किया है इसका मतलब इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो इनसाइड इंडिया मतलब इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड देख पा रहे हो क्या, ये देखिए, चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाउएवर कोस्टल वाटरवेज, कोस्टल वाटरवेज में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, कोस्टल वाटरवेज का मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर मतलब क्या है, ये सपोज ये आपका इंडिया है, ये आपका 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ईजेड वाला एरिया। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन हमने किया है, समझ में आया, हाईलाइट आपको मैंने करके दिया हुआ है, एक बार चेक करिए, वापस से मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। ये पर्टिकुलर जो हमने ट्रांसपोर्टेशन किया इनसाइड इंडिया बट आउटसाइड द लैंड मास, टेरिटोरियल वाटर में जो हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, बेस्ट एग्जाम्पल इज चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी नीड टू चेक कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इज इट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म पर्पस। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जाम्प्ट है, और यदि टूरिज्म पर्पस के लिए मतलब आपने वहां पे क्रूज लगाई है, आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो क्रूज की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, टूरिज्म पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लायबल टू जीएसटी। अच्छा, लास्ट पार्ट हो जाता है ओवरसीज वाटरवेज। ओवरसीज मतलब इनसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया टू इनसाइड इंडिया। तो इसे गवर्नमेंट ने लायबल टू जीएसटी मतलब फुल्ली टैक्सेबल करके रखा है, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो वाटरवेज में तीन बातें, इनलैंड, कोस्टल और तीसरा क्या है, ओवरसीज। ओवरसीज फुल्ली टैक्सेबल है, इनलैंड फुल्ली एग्जम्प्ट है। कोस्टल में मुझे सोचना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है या फिर टूरिज्म पर्पस। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, एग्जम्प्ट, अदरवाइज कोस्टल पर्पस के टूरिज्म पर्पस के लिए यूज हुआ तो टैक्सेबल। क्लियर है, बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। अब लास्ट पार्ट जो आता है दैट इज एयर। अब लास्ट पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एयर। तो एयर के केस में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, वापस से मैं आपको समझा देता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड स्टेट को या बैकवर्ड पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया को प्रमोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में रादर टूरिज्म बढ़ाने के लिए, एयर ट्रेवल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जम्प्ट कर रखा है। कौन कौन से एरिया है, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर है, तो क्या बोला गया, फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम और एंडिंग एट मतलब इम्बार्किंग या फिर टर्मिनेटिंग, या तो वहां से ओरिजिनेट हो रही है या वहां पे टर्मिनेट मतलब डेस्टिनेशन है। तो दोनों में से यदि कोई भी इधर स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल है, देन जीएसटी इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्टेट्स की बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी में एयर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने के लिए आरसीएस उड़ान करके एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट्स को हम कवर करेंगे और उसका जीएसटी भी क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट। जिसमें हमारा जो टैगलाइन थी वो क्या था, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब एक जनरल पब्लिक भी, जनरल जो कॉमन लेमैन है वो भी एयर ट्रेवल यूज कर सके। इसलिए तभी तो आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एयर टिकट जो है उसके प्राइसेस बहुत कम हो गए, और यही रीजन है कि एयर ट्रैफिक बढ़ गया है, फ्लाइट्स बढ़ गई है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ गए हैं। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यदि कोई फ्लाइट्स कवर्ड अंडर आरसीएस है, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। इन दोनों केसेस को छोड़ के बाकी कोई भी फ्लाइट्स आप ले लो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑल आर लायबल टू जीएसटी, ऑल आर लायबल टू जीएसटी। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल वाली बातें मैं आपके साथ कम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बेसिकली पीओएस, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई का भी रोल होता है, बट वो बातें हमें नहीं करनी, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो एज ऑफ नाउ हमने इन इट्स इंटायरिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम में यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की दैट इज क्वेश्चन आता है तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। वापस से चलो बोलना स्टार्ट करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की मैं बात कर रहा हूँ।
छोटी सी एंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 रूट से हो सकता है, लैंड, वाटर, एयर। एनालिसिस देखो, आप एनालिसिस इसी से याद रखोगे, याद हो जाएगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि मैं लैंड की बात करूं तो 2 पार्ट, वन इज अ रोड, अनदर वन इज अ रेलवे। रोड में हमने क्या कहा, स्मॉल व्हीकल, बिग व्हीकल। स्मॉल व्हीकल में यदि मैं बात करूं तो ऑटो रिक्शा हो गया, ई रिक्शा हो गया, और क्या, मीटर कैब हो गया, एग्जाम। बट रेडियो टैक्सी को इन्होंने क्या कर रखा है, टैक्सेबल, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं बिग व्हीकल तो वी नीड टू चेक स्टेज कैरिज है या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, बट दोनों ही केसेस में एसी बसेस फुल्ली टैक्सेबल, लायबल टू जीएसटी। अब यदि मैं बात करूं नॉन एसी की, तो स्टेज कैरिज में तो वो हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, एग्जाम्प्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में वी नीड टू चेक पर्पस, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जाम्प्ट, अदर पर्पस है तो फिर टैक्सेबल, टूरिज्म पर्पस है तो टैक्सेबल। इसके बाद हमने रेलवे की बात की, यदि स्पेशल रेल है, स्पेशल रेल का मतलब क्या है सर, मतलब मेट्रो, मोनो रेल, ट्रामवे, देन एग्जाम्प्ट। उसके बाद यदि एसी क्लासेस है या फर्स्ट क्लास है, देन लायबल टू जीएसटी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्लीपर या फिर जनरल है तो फिर एग्जाम्प्ट। इज इट क्लियर? अब यदि मैं वाटर की बात करूं तो एकदम छोटा सा पॉइंट था यहाँ पे, वाटरवेज में इनलैंड, कोस्टल और ओवरसीज, 3 टाइप से वाटरवेज से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनलैंड मतलब इनसाइड इंडिया थ्रू अ रिवर वाटरवेज। सेकंड हमने जो बोला कोस्टल वाटरवेज, कोस्टल वाटरवेज मतलब क्या, इनसाइड टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। और ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया टू इनसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। इनलैंड वाटरवेज को इन्होंने एग्जाम करके रखा है, ओवरसीज वाटरवेज को फुली टैक्सेबल है। कोस्टल बीच वाला है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट है, जबकि टूरिज्म पर्पस के लिए यूज किया तो टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद बात होती है एयर। अब एयर ट्रेवल में यदि आपका इम्बार्किंग या फिर डेस्टिनेशन टर्मिनेटिंग पॉइंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल है, देन एग्जाम्प्ट। सेकेंड, यदि आपकी फ्लाइट्स आरसीएस में कवर है, मतलब उड़ान प्रोजेक्ट में कवर है, तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। Now we are coming into second part, and that second part is nothing but the transportation of goods. Again, transportation of goods में भी एक बात तो कॉमन ही होगी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी कितने मोड से हो सकता है सर, 3 मोड से हो सकता है। कौन कौन से 3 मोड? जल, थल और वायु, बराबर है, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों के थ्रू होगा। अच्छा, लैंड में यदि हम बात करें तो लैंड में 2 बातें हो सकती है, या तो रोड के थ्रू होगा या फिर रेलवे के थ्रू होगा। इसी मैनर में हमें बातें करनी है, किसकी बातें करनी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब यदि समझ में आ रहा है तो चलिए इसको फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं। जैसा हमने ऊपर एंट्री में पढ़ा, पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखो क्या बोला गया, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब यदि रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसे एग्जम्प्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट मतलब एग्जम्पशन का एग्जम्पशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंक्लूजन। क्या हो जाएगा? इंक्लूजन। तो क्या लिखा हुआ है? अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। क्या लिखा हुआ है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है? जीटीए को हमने एग्जम्प्ट नहीं किया है। सेकंड क्या बोला गया? कोरियर एजेंसी। यदि कोरियर एजेंसी की आप सर्विस लेते हो तो भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपने कभी प्रैक्टिकली देखा है जब आप कोरियर करते हो तो क्या उस कोरियर की स्लिप आपने चेक की? डीटीडीसी से आपने कोरियर किया, या आप ऑनलाइन इतने सारे गुड्स बुलाते हो, तो जो कोरियर चार्जेस होते हैं उस कोरियर चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगा होता है? हाँ लगा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एग्जम्प्ट नहीं किया। सर जीटीए कवर कर लिया, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कवर कर ली, कोरियर कवर कर लिया, तो फिर बचा क्या? बचा क्या फिर? बोलो, बचा है ना, यदि आप ऑटो रिक्शा से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, बुल कार्ट, बैलगाड़ी के थ्रू यदि आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो भी वो भी तो एग्जम्प्ट ही होगा ना। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा क्या बोला? इनलैंड वाटरवेज। अच्छा, इनलैंड वाटरवेज की अब बातें बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इनसाइड इंडिया रिवर वाटरवेज के थ्रू यदि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जनरली इसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, नितिन गडकरी जी ने इसे प्रमोट किया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि इनलैंड वाटरवेज इंडिया में अब धीरे धीरे, इंडिया में वैसे वाटरवेज अंडर डेवलप्ड है, बट धीरे धीरे अब उसे प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। करेंगे बात, कस्टम स्टेशन क्या है, करेंगे,
ठीक है, आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, चलो पढ़ो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन गुड्स कैरेज टू एनी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें सिंपली क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के किसी भी डिपार्टमेंट को यदि जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला गया, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल, रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, टू अनदर। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये बातें करना चाह रहा है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। किसकी बात कर रहा है ये, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, फॉलोइंग गुड्स मतलब क्या, गुड्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस गुड्स को इन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है, सिर्फ वही गुड्स एग्जम्प्ट होंगे और कोई भी गुड्स एग्जम्प्ट होने वाले हैं क्या, नहीं। क्या क्या बोला गया, रिलीफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा फ्लड, दैट इज फ्लड आया है, बाढ़ आई है, यस, तो बाढ़ के लिए हमने रिलीफ मटेरियल इकट्ठा करके उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, तो हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन में भेजना पड़ेगा। तो भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, इधर रेल या वेसल, तो उसका जो भी चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, इज इट क्लियर। अच्छा, अब सेकंड क्या बोला, रिलीफ मटेरियल के बाद डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जनरली अभी आपने देखा होगा कि वॉर जैसे हालात बने हुए हैं, तो रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किसका ट्रांसपोर्ट, दैट इज मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टैंक हो गए, ट्रक्स हो गए, समझ रहे हैं, तो उसकी बात यहाँ पे की गई। न्यूज़पेपर और मैगजीन, जनरली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेल के थ्रू मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेलवे इक्विपमेंट, ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे चल के भी हम बात करेंगे। उसके बाद मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग द दैट इज पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब जैविक खाद, याद होगी लिस्ट। इसके अलावा यदि मैं और किसी का ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो वो लाइबल टू जीएसटी है, मतलब ये प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट बोला गया सर, न्यूज़पेपर बोला गया है, मिलिट्री इक्विपमेंट बोला गया है, रिलीफ मटेरियल बोला गया है, और क्या बोला गया, बोलो बोलो बोलो, बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। कैन वी डू लाइक दिस, नो फार्म्स, ठीक है, नो फॉर्म्स का मतलब क्या है, एन मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूज़पेपर, ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर, एफ का मतलब क्या है, फूड ग्रेन, एफ का मतलब क्या है, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, ए का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आर का मतलब क्या है, रिलीफ मटेरियल, आर का मतलब क्या है, रेलवे इक्विपमेंट, ठीक है, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, एम मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है, और एस का मतलब क्या है, सॉल्ट। सर एक एम और बाकी रह गया, चलिए कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये लीजिए फार्म्स, नो फार्म्स, ऐसे तो याद रख सकते हैं ना, कौन कौन से प्रोडक्ट है, चलो बोलो, एन फॉर न्यूज़पेपर, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, एफ फॉर फूड स्टफ, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन मतलब पल्सेस हो गया, ग्रेन हो गए, ओके, ए मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आर मतलब रिलीफ मटेरियल, आर मतलब रेलवे इक्विपमेंट, दो आर लिखे मैंने, एक आर का मतलब रिलीफ मटेरियल, एक का क्या है, रेलवे इक्विपमेंट, एम मतलब क्या बोलो, मिलिट्री इक्विपमेंट, पहले एम का मतलब क्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, और लास्ट में क्या लिखा है, मिल्क एंड सॉल्ट, नो फॉर्म्स, ओनली मिल्क एंड सॉल्ट, समझ में आया क्या। यदि इनमें से किसी गुड्स का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू रेल और वेसल तो वो एग्जम्प्ट है, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। अब सपोज मैंने रेल के थ्रू बाइक का ट्रांसपोर्टेशन किया, बताओ एग्जम्प्ट हो गया है, टैक्सेबल, टैक्सेबल। सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया, टैक्सेबल। ओर्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, कोल का ट्रांसपोर्टेशन किया, क्या जीएसटी लगेगा, हाँ लगेगा। मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन किया, एग्जाम्प्ट। न्यूज़पेपर का ट्रांसपोर्टेशन किया, एग्जाम्प्ट। मिलिट्री इक्विपमेंट का किया, एग्जाम्प्ट।
समझ में आ गई बात है? क्या क्या एग्जाम्प्ट है? नो फार्म्स, फील करके बोलो तो आ जाएगा। एन मतलब क्या? न्यूज़पेपर। ओ मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जैविक खाद। एफ मतलब फूड ग्रेन। ए मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आर मतलब रिलीफ। आर मतलब रेलवे। एम मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट। एम एंड एस मतलब क्या? बोलो बोलो बोलो। मिल्क एंड सॉल्ट। कवर हो गया? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जीटीए की बात की जा रही है। क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज ऑफ, अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, ये दोनों पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। मतलब यहां पर भी हम बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? नो फार्म्स। मगर यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो यहां पर आर नहीं है। रेलवे में रेलवे है, रेलवे में रेलवे है, वेसल में भी रेलवे है, मगर जीटीए में रेलवे नहीं है। कहने का मतलब क्या है? एन मतलब क्या हो गया? न्यूज़पेपर। ओ मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर। एफ मतलब फूड ग्रेन। ए मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आर मतलब रिलीफ मटेरियल। बट रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं। ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्या रेलवे इक्विपमेंट यहाँ पे लिखा था? हाँ जी लिखा था। यहाँ पे रिलीफ मटेरियल भी था, रेलवे भी था, बट यहाँ पे सिर्फ रिलीफ मटेरियल है, रेलवे इक्विपमेंट कहीं पर भी लिखा है क्या? नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। एम मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट, एम एस मतलब मिल्क एंड सॉल्ट। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या लिखा है? यहाँ पे बोला गया कि जीटीए के थ्रू यदि आप मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, मतलब कैन वी से दैट स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पेसिफाइड गुड्स का आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है। व्हाट अबाउट नॉन स्पेसिफाइड गुड्स? नॉन स्पेसिफाइड मतलब आपने मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, या फिर आपने डेट इज कंप्यूटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, कार का ट्रांसपोर्टेशन करवाया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? उसके लिए भी हम आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। एडिशनल गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। मतलब 1500 रुपये से यदि आपका फ्रेट कम है सिंगल टैरिफ का तो हम एग्जाम कर देंगे। इसका मतलब 1500 से ज़्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल होने वाला है। अच्छा, नीचे कुछ और भी लिखा है। गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750। मतलब यदि रफली मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा कि यदि आपका पर ट्रिप जो फ्रेट है, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1500 तो एग्जाम्प्ट होगा, और पर कंसाइनमेंट फ्रेट जो है लेस देन और इक्वल टू 750 तो मैं उसको क्या कर दूंगा? एग्जाम्प्ट कर दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? चलो, एक छोटी मोटी मोटी तो बातें अभी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, डोंट वरी। आगे और क्या लिखा है? और भी जीटी के बारे में और भी कुछ लिखा है, याद इसको आप पढ़ो, आपको कुछ और भी बातें याद आएगी। पढ़िए, देखो क्या लिखा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड, ध्यान दिया जाए पॉइंट, क्या लिखा है? प्रोवाइडेड सच ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 93। आपको याद है 93 क्या है? 93 मतलब आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए की सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है? यस। गवर्नमेंट क्या बोलती थी यदि आपको याद हो? हम बोलते थे जीटीए की सर्विस यदि किसी स्पेसिफाइड पर्सन को प्रोवाइड की गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता था? तो हम बोलते थे पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट एंड इधर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी या फिर फैक्ट्री, याद आया कुछ? पार्टनरशिप फॉर्म, FFCBCS मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, इनमें से यदि कोई है तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर देंगे। मतलब रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, उनको छोड़ के, स्पेसिफाइड पर्सन को छोड़ के यदि किसी अनरजिस्टर्ड मतलब इंडिविजुअल है, कोई अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसे आपने जीटीए की सर्विस प्रोवाइड की, जीएसटी एग्जाम्प्ट, एचयूएफ को प्रोवाइड की एग्जाम्प्ट, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी में। क्लियर है? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? समझ में आया?
अच्छा आगे कुछ और भी बोला हुआ है, वैसे ये नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, बट ठीक है पढ़ लो। क्या बोला गया? सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, हायर मतलब रेंट, रेंट पे दिया। क्या रेंट पे दिया? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, more than 12 passenger, local authority electronic operated vehicle, GTA for transportation of goods और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट एटसेट्रा। ठीक है, अभी एंट्री को समझते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को वन बाय वन समझना स्टार्ट करें। यहाँ पे कुछ और बातें मैं आगे चल के आपको नोटिंग करवाऊंगा। एक मोटी मोटी एंट्री हमने समझ ली है। समझने का हमारा पैटर्न क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 3 मोड से होगा, वन इज अ लैंड, वाटर एंड एयर। अब यदि मैं लैंड की बात करूं तो लैंड में 2 पार्ट, रोड एंड रेलवे। वाटर, वाटर में 3 पार्ट, इनलैंड, कोस्टल और ओवरसीज। और एयर में ऑफ कोर्स डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। अब यहाँ पे मैं आपको उल्टा लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं एयर समझाता हूँ, बहुत ईजी है। एयर सबसे पहले हम समझते हैं। तो यदि मैं एयर की बात करूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की यदि हम बात करें तो एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो या तो डोमेस्टिक होगा या इंटरनेशनल होगा। सर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? आपको सिंपली बोल रहा हूँ, मतलब इनसाइड इंडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एयर किया, अर्जेंट नीड वाला आइटम था इसलिए आपने एयर के थ्रू भेजा, लायबल टू जीएसटी। गवर्नमेंट सिंपल बोल रही है एयर ट्रांसपोर्टेशन यदि गुड्स का हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे देन लायबल टू जीएसटी, लायबल टू जीएसटी। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बट यदि इंटरनेशनल है, यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है किसका? गुड्स का, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्जम्पशन दे रखा है। अब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट दोनों के लिए ही एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है अप टू 30 सितंबर। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यदि आउटसाइड इंडिया टू इनसाइड इंडिया, मतलब क्या बातें हो रही है? इंपोर्ट। यहाँ पे मैंने क्या बातें की है? इंपोर्ट। यदि इंपोर्ट है तो एग्जम्प्ट है, आज भी एग्जम्प्ट है, कल भी एग्जम्प्ट है, परसों भी एग्जम्प्ट है। बट यदि एक्सपोर्ट है, मतलब आउटसाइड इंडिया से इनसाइड इंडिया है, सॉरी इनसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हाल फिलहाल तो एग्जम्प्ट है, एग्जाम पर्पस के लिए भी एग्जम्प्ट ही लिखना है। बट 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने इसे एग्जम्प्ट करके रखा है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन जो भी लेगी, दैट इज जो भी मीटिंग बैठेगी जीएसटी काउंसिल की, उस बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ 30 सितंबर तक इसे एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वो डेट भी आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लायबल टू जीएसटी, इंटरनेशनल एग्जम्प्ट, बात ही खत्म। अब याद ही मत रखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, सिंपल, क्लियर है। अब आ जाओ वाटर में। वाटर में मैंने आपसे क्या कहा? कितने मोड? 3, इनलैंड, कोस्टल और ओवरसीज। यदि मैं इनलैंड की बात करूं तो इनलैंड तो पूरा एग्जम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। इनलैंड का मतलब क्या? इनसाइड इंडिया थ्रू अ रिवर वाटरवेज। अब सेकंड क्या होता है? कोस्टल। कोस्टल मतलब आउटसाइड द लैंडमास ऑफ इंडिया बट इनसाइड टेरिटोरियल वाटर, दैट इज चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर एग्जांपल दिया था। ओके, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में वी नीड टू चेक कि गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्टेशन किया है वो किसका किया है। यदि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो आपका हुआ है, ध्यान से देखो, कोस्टल वाटरवेज की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, या चलिए ठीक है लिखे रहने दीजिए, आपको वैसे भी बता चुका हूँ। कोस्टल वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ध्यान से सुनो, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हो रहा है न्यूज़पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिल्क एंड सॉल्ट। मिल्क एंड सॉल्ट का समझ में आ गया? किस किस का हो रहा है? नो फार्म्स, नो फार्म्स, then GST going to be exempt, then GST going to be exempt. However, इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का कोस्टल वाटरवेज में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोस्टल वाटरवेज में ट्रांसपोर्टेशन होता है, then it's liable to GST. एस क्लियर? एस समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओवरसीज वाटरवेज। ओवरसीज वाटरवेज में यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को एग्जाम नहीं किया है, इंपोर्ट लायबल टू जीएसटी। मतलब क्या हुआ?
आउटसाइड इंडिया से यदि इंडिया में आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ने लायबल टू जीएसटी रखा है, जबकि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, सॉरी, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, टैक्सेबल। एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, टैक्सेबल। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? ओके, वापस से मैं बोल दूं, एयर ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को एग्जम्प्ट है। हाउएवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट लायबल टू जीएसटी है, जबकि एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट है। सर कहाँ लिखा था? थोड़ी देर पहले बेटा हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, यदि आपने ध्यान दिया होगा। देखो क्या लिखा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन, और 30 सितंबर तक एक्सपोर्ट को भी हमने एग्जाम करके रखा। जबकि यहाँ पर जब आप वेसल की बात करते हैं तो हमने सिर्फ किसको एग्जाम करके रखा हुआ है, ओनली फ्रॉम, ओनली एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट को एग्जाम किया है क्या? नहीं किया। ठीक है, एंट्री नंबर स्पेसिफिकली याद नहीं करनी, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा। वाटरवे समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। अब मैं बातें कर रहा हूँ रेलवे की, एकदम आसान है, रेलवे बहुत ही आसान है। चेक करिए, डोमेस्टिक और अदर। अदर वैसे जनरल बहुत ही कम होता है, अदर मतलब नेपाल या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश। यदि हमारे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे अभी चल रहा है कि नेपाल में भी हम अपना रेलवे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे दिल्ली से डायरेक्टली काठमांडू तक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफाइड गुड्स का है, दैट इज नो फार्म्स, मतलब क्या, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, साथ साथ में रिपीटेशन दो बेटा, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, और क्या बोला, मिल्क एंड सॉल्ट, तो एग्जाम्प्ट है। उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू करेंगे तो टैक्सेबल। अदर का मतलब मैंने क्या बोला, अदर का मतलब दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। जनरली रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंटरनेशनली बहुत रेयर है, ठीक है, बट यदि हो तो लायबल टू जीएसटी। लास्ट पार्ट बच जाता है रोड, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहले रोड में हमें जो बोला गया वो बोला गया कि कोरियर के थ्रू यदि आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं गुड्स का, देन इट इज गोइंग टू बी लायबल टू जीएसटी। ठीक है, जीटीए के थ्रू कर रहे हैं तो भी लायबल टू जीएसटी, क्योंकि उन्होंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ रोड एक्सेप्ट कोरियर एंड जीटीए। तो कोरियर और जीटीए को छोड़ के बाकी जितने भी बच गए, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अदर। अदर मतलब रिक्शा हो गया, बुल कार्ट हो गया, दिस ऑल आर लायबल एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। ये पहला मैटर क्लियर हो गया। कोरियर लायबल टू जीएसटी, आंख बंद करके आपको हमेशा कोरियर के ऊपर क्या लगा देना, जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट यदि यहाँ पे कोई है तो वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीटीए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बातें, बहुत सारे प्रोविजन भी अट्रैक्ट होते हैं एक साथ, और मल्टीपल बातें यहाँ पर भी है, क्योंकि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन भी 20, 21, 21 भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहले तो यदि जीटीए के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो आप पहली बात ये समझिए, क्या आप नो फार्म, इसमें एक आर मिसिंग है, ठीक है, क्या नो फार्म्स का यदि आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक आर जो है, कैसे लिखूँ मैं, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, आर, कौन सा आर है ये, रेलवे वाला, रेलवे वाला आर मिसिंग है। यदि रेलवे इक्विपमेंट आप जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो दैट वन इज लायबल टू जीएसटी। इज इट क्लियर? क्या क्या कवर किया है, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, मिलिट्री इक्विपमेंट और मिल्क एंड सॉल्ट। इसका यदि आप ट्रांसपोर्टेशन जीटीए के थ्रू करते हैं देन एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा यदि और बाकी प्रोडक्ट का यदि आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो अगेन अब यहाँ पर भी दो बातें, कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो अनरजिस्टर्ड को हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया ये बात, अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है, अनरजिस्टर्ड मतलब अदर देन फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, जो हमने आरसीएम में पढ़ा था। ठीक है, अनरजिस्टर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, अनरजिस्टर्ड का मतलब है यहाँ पर दैट इज अदर देन, क्या लिखूं, फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोसाइटी।
इनको छोड़ के, ये आपको कहाँ से, यहाँ कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको, ये हमने आरसीएम में पढ़ रखा है, ठीक है, क्लियर है। इनको छोड़ के यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए की सर्विस प्रोवाइड की है तो एग्जाम, क्लियर है। बट यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं प्रोवाइड की और किसी को प्रोवाइड की है, मतलब इधर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की या फिर फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, इनमें से किसी लोगों को प्रोवाइड की, तो क्या होगा, अब वी नीड टू चेक फ्रेट कि यदि सिंगल ट्रिप कैरेज का जो फ्रेट है वो 1500 या 1500 से कम है तो एग्जम्प्ट, या फिर अब यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वर्डिंग भी कंफ्यूजिंग मैनर में लिखी हुई है, तो इसका जनरली जो निष्कर्ष कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अट्रैक्ट हो तो मैं एग्जम्प्ट कर दूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कंसाइनमेंट वैल्यू 500 से 750 से कम हुई या इक्वल है तो मैं एग्जम्प्ट करूंगा, यदि ओवरऑल वैल्यू 1500 या 1500 से कम हुई तो भी मैं एग्जम्प्ट करूंगा। मतलब मुझे दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई भी एक अट्रैक्ट हुई तो मैं एग्जम्प्ट कर दूंगा। सपोज एक पर्टिकुलर कैरेज में 3 कंसाइनमेंट आ रहे हैं, ठीक है, टोटल कैरेज का जो फ्रेट है वो 2000 है, मतलब 1500 वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। हाउएवर इंडिपेंडेंट जो कंसाइनमेंट में देख रहा हूँ, एक का 700 है, दूसरे का 700 है, तीसरे का 600 है। आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या तीनों एग्जम्प्ट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइन भी नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक अट्रैक्ट होता है या तो इंडिविजुअली या एग्रीगेटली। इसलिए मैं इसको रफली क्या बोल रहा हूँ, या तो ट्रिप का फ्रेट जो है 1500 या 1500 से कम है, या कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है, मतलब जो फ्रेट है, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है कंसाइनमेंट फ्रेट, यहाँ पे वैल्यू मत लिखो, कंसाइनमेंट फ्रेट कर दो इसको, लेस देन और इक्वल टू 750, देन जीएसटी इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। जीएसटी क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, क्लियर है। इसको छोड़ के बाकी जो भी केसेस है सारे ऑल आर लायबल टू जीएसटी। सर ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसका आप एग्जाम्पल दे पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम्पल देखते हैं, चलो जीटीए का एग्जाम्पल 1 बाय 1। सपोज मैंने सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है बेटा, सॉल्ट, कितना है फ्रेट, हमारा फ्रेट है सपोज 20,000, ये मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर मैं फ्रेट लिख रख रहा हूँ, ठीक है, फ्रेट हमारा कितना है 20,000, सॉरी 20,000, बताइए एग्जम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा? सर सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट तो स्पेसिफाइड गुड्स है, यस, तो हमको फ्रेट चेक ही नहीं करना, पूरा का पूरा बोलो फ्रेट क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जीएसटी गोइंग टू बी एग्जाम्ड। वाई एग्जाम्ड, वाई एग्जाम, बिकॉज हमारा जो गुड्स है वो कैसा है, स्पेसिफाइड गुड्स है, क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट। अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो सेकंड में आओ, क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉयस, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन किसका बोला जा रहा है, टॉयस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉयस यही बोला हुआ है। अब टॉयस के स्पेसिफाइड गुड्स है नहीं, तो अब मुझे बाकी बातें देखनी पड़ेगी। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रजिस्टर्ड पर्सन को ही रजिस्टर्ड पर्सन को ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो देखो क्या लिखा है, ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, और ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट कितना है, ये आपको फ्रेट दिया हुआ है, और फ्रेट कितना है 2500, मतलब 1500 से ज़्यादा है। अच्छा सिंगल आपको वैल्यू बताइए क्या, नहीं, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, जब दोनों बताया जाए तो हम वो बातें करेंगे, ठीक है। तो 2500 1500 से ज़्यादा है तो जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आपको। जीएसटी एग्जम्प्ट कब होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन स्पेसिफाइड गुड्स एग्जम्प्ट ओनली इफ फ्रेट इज लेस देन और इक्वल टू 1500 ट्रिप वाइज और लेस देन और इक्वल टू 750 कैसे, और कंसाइनमेंट वाइज। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेबल मतलब ये भी कैसा गुड्स है, कैसा गुड्स है, बोलो 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 सर, ये भी नॉन स्पेसिफाइड गुड्स है। सिंगल कंसाइनी इन द गुड्स कैरेज, सिंगल कंसाइनी, ठीक है, और फ्रेट कितना है यहाँ पर हमारा फ्रेट है 700, मतलब 750 से कम है, इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, एग्जम्प्ट। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हम वापस से बात कर रहे हैं, एक एक करके बताते चलो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 3 मोड से हो सकता है, जल थल वायु, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं एयर की बात करूं
तो एयर में डोमेस्टिक लायबल टू जीएसटी, इंटरनेशनल पूरा एग्जम्प्ट, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल को मैंने क्या बोला हुआ है, एग्जाम बोला हुआ है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ वाटर की तो 3 वेज, इनलैंड, कोस्टल, ओवरसीज। इनलैंड एग्जम्प्ट, ओवरसीज में इंपोर्ट को इन्होंने टैक्सेबल कर रखा है, एक्सपोर्ट को एग्जम्प्ट कर रखा है। जबकि कोस्टल वाटरवेज में यदि ट्रांसपोर्टेशन NOFARRMMS का है तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज लायबल टू जीएसटी। ठीक है, अब यदि मैं लैंड की बात करूं तो लैंड में हमने सिंपली क्या पढ़ा है, रोड और रेलवे। रेलवे में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन यदि NOFMARRMMS का है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। इंटरनेशनल वाला भी टैक्सेबल। ठीक है, रोड के थ्रू कोरियर एजेंसी ऑलवेज टैक्सेबल, अदर देन कोरियर एंड जीटीए ऑलवेज एग्जम्प्ट। जीटीए में वी नीड टू थिंक, क्या क्या चेक करना पड़ेगा हमें, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है क्या वो NOFARM, यहाँ पे एक आर मिसिंग है। ठीक है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक आर यहाँ पे मिसिंग है, बाकी सबसे, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ जी सेम है। ठीक है, प्रॉपरली ध्यान देना बेटा, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा क्योंकि। ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यदि अदर प्रोडक्ट है तो वी नीड टू अगेन फर्दर चेक, यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द RCM वाले तो फिर अगेन क्या बोलेंगे, एग्जाम्प्ट। अदरवाइज कंसाइनमेंट पर ट्रिप वाइज देखेंगे या कंसाइनमेंट फ्रेट देखेंगे। पर ट्रिप वाइज यदि मोर देन लेस देन और इक्वल टू 1500 है, या कंसाइनमेंट वाइज लेस देन और इक्वल टू 750 तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज लायबल टू जीएसटी। अच्छा, यहाँ पे ना इतना ही नहीं, लायबल टू जीएसटी में इवन दो आपको यहाँ पर कुछ और भी सोचना पड़ेगा। सर क्या सोचना पड़ेगा कि आपको जीएसटी RCM में लगेगा या FCM में लगेगा, बराबर है ना, पढ़ा है ये। जीटीए में RCM भी हमको लग सकता है ना, तो RCM में लगेगा तो RCM में पे करेंगे, नहीं तो FCM में पे करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात है। तो ये वाले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की मैक्सिमम एंट्री हमने कवर कर ली। अब इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, उसकी बातें मैं करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो कवर किया है वो क्या क्या कवर किया है वो समझ लीजिए। बेसिकली रेंटिंग ऑफ व्हीकल में इन्होंने 4 टाइप के व्हीकल को कवर किया। उस आउट ऑफ दैट 4, 3 जो है वो पैसेंजर व्हीकल है, एक जो है वो गुड्स व्हीकल है। गुड्स व्हीकल तो एकदम सिंपल, ये क्या बोलते हैं कि यदि गुड्स व्हीकल की मैं रेंटिंग करता हूँ टू द जीटीए, मतलब मैंने ट्रक परचेस किया और ट्रक को मैंने लेट आउट कर दिया। लेट आउट मतलब हायरिंग पे दे दिया, रेंट पे दे दिया चलाने, किसको, जीटीए पर्पस के लिए, जीटीए एजेंसी को। तो उस सिचुएशन में जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। ये पहला केस हो गया आपका। अब पैसेंजर व्हीकल की बात करें, पैसेंजर व्हीकल में क्या, पैसेंजर व्हीकल मोर देन 12, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, मोर देन 12। अच्छा, आपने रेंट पे दिया किसको, तो हमने कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब क्या, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नागपुर में क्या है कि टाटा की बसेस परचेस की गई और स्टेट गवर्नमेंट को रन करने के लिए दी गई। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमने रेंट पे रन करने दी है दैट वन इज एग्जम्प्ट, जो रेंट आएगा वो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट स्कूल बस, स्कूल बस में क्यों बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पर यदि ध्यान दिया होगा तो क्या बोला था, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ और पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या, मैं कैन वी से दैट स्कूल बस आपने परचेस की और रेंट पर दी किसको, उस पर्टिकुलर पार्टी को हु इज रनिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू स्कूल। कौन सा, अप टू 12th, ये बस आप ध्यान रखना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप टू 12th। ठीक है, स्कूल बस लेट आउट की फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ अप टू 12th। ठीक है, मतलब यदि कॉलेज वाले बच्चों को दिया तो लायबल टू जीएसटी हो जाएगा, वो यहाँ पे कवर होगा क्या, नहीं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और नई बात जो लॉन्च करके रखी है दैट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पैसेंजर व्हीकल मोर देन 12 लोकल अथॉरिटी को। आपने यदि ऑब्जर्व किया होगा तो कोरोना के पहले यहाँ पे ग्रीन बसेस चलना स्टार्ट हो चुकी थी नागपुर में। बेसिकली वो ग्रीन बसेस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली थी। ठीक है, मतलब डीजल पेट्रोल से चलने वाली नहीं थी वो।
कुछ सोलर वाली थी, कुछ अलग मेथडोलॉजी में चल रही थी। तो उस बस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन लाया है कि यदि आप उसको परचेस करके रन करने देते हैं, लेट आउट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो रेंट है उसके ऊपर से जीएसटी हम क्या कर देंगे, एग्जाम। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्टर एंड दैट नेक्स्ट सेक्टर इज फाइनेंशियल बैंकिंग। ठीक है, इससे पहले फाइनेंशियल बैंकिंग में आए, आई नो डैट आपको बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो वी विल डू वन थिंग, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको नेक्स्ट क्लिप में बना के दे दूंगा। बात समझ में आएगी यहाँ तक, क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जितना हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेम मैनर में आपको फाइनल में भी पढ़ना पड़ेगा, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ ही बातें, एक दो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए रूल्स जो है, क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़े होते हैं तो उसकी बातें वहाँ पर हो जाती है, अदरवाइज ये पूरी बातें वहाँ पर भी होगी। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? सो गैस, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।